हेलो फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट, बायो स्टैटिस्टिक एंड रिसर्च मैथोडोलॉजी जिसका कि सब्जेक्ट कोड BP801T है, उसके यूनिट 2 में अभी हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग को स्टडी कर रहे हैं। इसके लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टूडेंट टी टेस्ट या टी टेस्ट क्या होता है उसको अच्छे से समझा था। आज हम लोग इसके एक और मेथड एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एनोवा के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एनोवा क्या होता है, इसके इंट्रोडक्शन को देखेंगे, एनोवा टेबल के बारे में बात करेंगे, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कितने टाइप्स के होते हैं उसको देखेंगे, और वन वे एनोवा को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है उसकी प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, और उसके थ्रू एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे जिससे कि उसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के बारे में बात करते हैं तो अभी हम लोग हाइपोथेसिस जो टेस्टिंग है उसके जो पैरामीट्रिक टेस्ट है उनको स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने जेड टेस्ट के बारे में बात कर लिया है और टी टेस्ट के बारे में बात कर लिया है। आज हम लोग इसके एक और मेथड जो कि एनोवा कहलाता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो अक्सर स्टूडेंट इस चीज़ में काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि सर अगर क्वेश्चन में ये दिया नहीं गया है कि हमें इसको जेड टेस्ट से सॉल्व करना है, टी टेस्ट से सॉल्व करना है कि एनोवा से सॉल्व करना है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हम इसमें कौन से मेथड को यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं आसान तरीके से कहूँ तो यहाँ पे 3 टेस्ट है। एक हमारा जेड टेस्ट है, दूसरा टी टेस्ट है और तीसरा एनोवा है। तो अगर हम लोग इन तीनों के बारे में बात करते हैं तो अगर हमारा जो ग्रुप ऑफ सैंपल्स हमें दिए गए हैं हमारे डाटा में, अगर वो 2 हैं, ग्रुप ऑफ सैंपल्स जो दिए गए हैं अगर 2 हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग या तो जेड टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं या टी टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे ग्रुप ऑफ सैंपल्स हमें दिए गए हैं हमारे डाटा में, अगर वो 3 या 3 से ज़्यादा हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग जेड टेस्ट को भी यूज़ नहीं कर सकते हैं और टी टेस्ट को भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, और ऐसी कंडीशन में हम लोगों को एनोवा को यूज करना होता है। तो फिर स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं कि सर अगर ग्रुप ऑफ सैंपल्स 2 ही क्वेश्चन में है तब हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें जेड टेस्ट को यूज करना है कि टी टेस्ट को यूज करना है। तो इस कंडीशन में अगर हमारा जो ग्रुप ऑफ सैंपल्स हैं उनका जो सैंपल साइज है अगर वो लार्ज है, तो उस कंडीशन में हमें जेड टेस्ट को यूज करना होता है। अगर हर एक ग्रुप ऑफ सैंपल्स में 30 से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन है देन वी यूज द जेड टेस्ट टू टेस्ट द हाइपोथेसिस। लेकिन अगर हमारा जो सैंपल साइज है ग्रुप ऑफ जो सैंपल्स हैं उसमें अगर वो स्मॉल है, उसमें हर एक जो ग्रुप ऑफ सैंपल है उसमें जो हमारे सैंपल हैं या ऑब्जर्वेशन है वो अगर 30 से कम है, तो उस कंडीशन में हम लोग सिंपली टी टेस्ट को यहाँ पे यूज करते हैं। लाइक अगर एक मैं यहाँ पे सिंपल एग्जांपल लूँ कि अगर एक कोचिंग संस्थान है और वहाँ पे काफ़ी सारे बैच स्टडी करते हैं, तो अगर किन्हीं 2 बैच के बीच में मीन में जो सिग्निफिकेंस डिफरेंस है या हाइपोथेसिस टेस्टिंग है कि उनकी जो पढ़ाई है वो एक जैसी हो रही है कि उसमें अंतर है, उसको अगर कैलकुलेट करना है तब हम लोग या तो जेड टेस्ट को यूज कर लेंगे या टी टेस्ट को यूज कर लेंगे। बट अगर वहाँ पे 3 से ज़्यादा बैच है, 3 या 3 से ज़्यादा बैच है और उनके बीच में हमें मीन में सिग्निफिकेंस डिफरेंस को कैलकुलेट करना होगा, तब हम लोग सिंपली एनोवा को यूज करेंगे। उसके साथ साथ में अगर जो बैचेज हैं वो 2 हैं और उसमें हर एक बैच में 30 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं और फिर हमें वहाँ पे मीन में सिग्निफिकेंस डिफरेंस को कैलकुलेट करना है, हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है, देन हमें जेड टेस्ट को यूज़ करना होता है। लेकिन अगर हमारे जो बैचेज हैं उसमें 30 से कम स्टूडेंट हैं और फिर हमें जो मीन में सिग्निफिकेंस डिफरेंस है या हाइपोथेसिस है उसको टेस्ट करना है, तब हम लोग सिंपली टी टेस्ट को यहाँ पे यूज़ करते हैं। लेकिन अगर जो हमारे बैचेज हैं वो 3 या उससे ज़्यादा हैं और उनके बीच में अगर हम लोग मीन में जो सिग्निफिकेंस डिफरेंस है उसको कैलकुलेट करना है, नल हाइपोथेसिस या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है, तब हम लोग सिंपली एनोवा को यूज़ करते हैं। तो आई थिंक सो इसका जो मेन डिफरेंस है वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम लोग एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एनोवा के इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। तो जो हमारा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है उसको किसने डिस्कवर किया था, तो एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने 1920 के आसपास प्रोफेसर R.A. फिशर ने एनोवा को एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को डिस्कवर किया था। और अगर हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हमारे पास अगर हमारे पास जो डाटा है उसमें सेवरल कैटेगरीज हैं, तो उनके जो उनका वहाँ पे है सिग्निफिकेंस डिफरेंस अमंग द मीन, उसको एक साथ साइमल्टेनियसली टेस्ट करने के लिए हम लोग जिस टेक्निक को यूज़ करते हैं उसको हम लोग एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के नाम से सिंपली इंडिकेट करते हैं। तो हम आसान तरीके से कह सकते हैं कि अगर हमारे पास जो ग्रुप ऑफ सैंपल्स हैं वो 3 या उससे ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में अगर हमें एक साथ उनका जो मीन में वहाँ पे सिग्निफिकेंस डिफरेंस है उसको अगर कैलकुलेट करना है, टेस्ट करना है, देन वी यूज़ द एनालिसिस ऑफ
वेरिएंस। और अगर हम लोग एनोवा के बारे में बात करते हैं तो ये बेसिकली एक काफ़ी पावरफुल स्टैटिस्टिकल हमारा मॉडल होता है और इसमें हमारी जो टेक्निक्स एसोसिएटेड होती हैं वो बेसिकली अगर हमारे पास नंबर ऑफ जो सैंपल्स अगर हमें दिए गए हैं जो कि 2 से ज़्यादा है, 3, 4, 5 है, तो उस कंडीशन में उनके बीच में क्या वेरिएंस है उसको एग्जामिन करने के लिए ये जो एनोवा टेक्निक है वो हमें हेल्प करती है। तो हम आसान तरीके से कह सकते हैं कि अगर 3 या 3 से ज़्यादा सैंपल्स दिए गए हैं और उनके बीच में हमें वेरिएंस को एग्जामिन करना है या उनके बीच में हमें मीन में क्या सिग्निफिकेंस डिफरेंस है उसको एग्जामिन करना है, तो हमारी ये जो एक टेक्निक है एनोवा की वो हमें काफ़ी हेल्प करती है। तो आई थिंक सो इसका इंट्रोडक्शन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम लोग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक जो कि एनोवा टेबल है उसके बारे में बात कर लेते हैं। और ये अक्सर एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द एनोवा टेबल। तो आपको यहाँ पे इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के साथ में इसकी जो टेबल है उसको अच्छे से ड्रॉ करना होता है और आपके पूरे के पूरे 2 नंबर आपको इसके मिल जाते हैं। तो आइए हम लोग इसकी जो टेबल है उसको अगर देखें अगर हम लोग इसकी जो टेबल है उसको देखें तो बेसिकली जो हमारी ये टेबल है वो क्या क्या शो करती है, तो ये सोर्स ऑफ वेरिएशन को हमें शो करने का काम करती है, सम ऑफ स्क्वायर्स को ये शो करती है, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो इसमें इंक्लूडेड होता है, मीन का स्क्वायर जिसको हम लोग वेरिएंस बोलते हैं वो इसके अंदर इंक्लूडेड होता है, और एफ का रेशियो हमारा जो है वो जिस टेबल में ये सब चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं उसी को हम लोग एनोवा टेबल के नाम से सिंपली इंडिकेट करते हैं। और जब हम लोग कैलकुलेशन को परफॉर्म करते हैं तो इन सब चीज़ों को हम लोग कैलकुलेट करते हैं और एट द लास्ट जब हमारी कैलकुलेशन कंप्लीट होती है तब हम लोग अपने जो डाटा हमें प्राप्त हुए हैं उससे एनोवा टेबल को ड्रॉ करते हैं। तो आइए ये जो टेबल है उसको एक बार अच्छे से देख लेते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला हमारा कॉलम है वो क्या होता है, सोर्स ऑफ वेरिएशन। जो वेरिएशन हमारे डाटा में आ रहा है उसका स्रोत क्या है, सोर्स क्या है, उसको हम लोग जो फर्स्ट कॉलम है उसमें इंक्लूड करते हैं। तो इसमें जो हमारा सबसे जो ऊपर सोर्स है वो है बिटवीन द सैंपल्स। हमारे जो अलग अलग सैंपल्स दिए गए हैं, जो ग्रुप ऑफ सैंपल्स हैं, उनके बीच में जो वेरिएशन है उसको हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, जिसको हम लोग कॉलम मीन के नाम से भी सिंपली इंडिकेट करते हैं। तो अगर हमारे पास 3 बैचेज हैं तो उस कंडीशन में जो उनके हमारे होंगे जो बैच 1, बैच 2 और जो बैच 3 के डाटा है, तो इस कंडीशन में हमारे पास 3 कॉलम है और उनके बीच का क्या वेरिएशन है उसी को हम लोग बिटवीन सैंपल के नाम से सिंपली यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। उसके बाद में जो इसमें हमारा है जो कि वो दूसरी रो होती है वो है विद इन द सैंपल, या हम लोग इसको सोर्स ऑफ वेरिएशन विद इन द सैंपल बोलते हैं और इसको सिंपली हम लोग एरर के नाम से इंडिकेट करते हैं। और इसमें हमारे जो सैंपल्स हैं उनके बीच में उसके अंदर क्या वहाँ पे वेरिएशन है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं और इसको सिंपली ये याद रखिएगा, इसको हम लोग जो एरर के नाम से इंडिकेट करते हैं और इसको हम लोग कॉलम मीन के नाम से इंडिकेट करते हैं। क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे एसएससी को कैलकुलेट करेंगे तो इसमें जो सी है वो हमारा जो कॉलम है उसको स्टैंड कर रहा है और इसमें जो एसएसई है उसमें जो ई है वो बेसिकली एरर को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आइए इसका जो दूसरा कॉलम है उसको देख लेते हैं। इसमें हम लोग सम ऑफ स्क्वायर को बेसिकली यूज़ करते हैं। तो इसमें जो भी हमारी कैलकुलेशन है उससे हम लोग एस एस सी को कैलकुलेट करते हैं, जो कि हमारा सम ऑफ स्क्वायर जो बिटवीन द जो कॉलम है वो कहलाता है। और उसके बाद में हम लोग इसमें एस एस ई को कैलकुलेट करते हैं, जो कि हमारा यहाँ पे है सम ऑफ स्क्वायर विद इन द कॉलम कहलाता है, या इसको हम लोग सम ऑफ स्क्वायर एरर के नाम से इंडिकेट करते हैं। और इन दोनों का जो जोड़ होता है वो बेसिकली एस एस टी कहलाता है, जो कि टोटल सम ऑफ स्क्वायर यहाँ पे होता है। उसके बाद में जो तीसरा कॉलम इसमें है वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम का, और इसमें हम लोग हमारे जो कॉलम्स के हैं उनके बीच में क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसको हम लोग DF1 से इंडिकेट करते हैं। और इसको कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला क्या है, DF1 इक्वल टू कैपिटल C माइनस 1, और यहाँ पे जो कैपिटल C है वो नंबर ऑफ कॉलम को इंडिकेट कर रहा है। तो अगर 3 जो बैच हैं उनको हमें कैलकुलेट करना है तो फिर यहाँ पे C की जगह 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 कॉलम फॉर्म होंगे। तो इस तरीके से 3 माइनस 1 2 वहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे जो हमारा जो सैंपल्स हैं उनके अंदर क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो बेसिकली यहाँ पे DF2 कहलाता है। और इसको हम लोग इसका फार्मूला क्या है, C इन ब्रैकेट R-1 इसका हमारा
फार्मूला होता है, सी यहाँ पे अगेन नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं और आर यहाँ पे नंबर ऑफ रोज होते हैं, मतलब वो कितने रो हैं वो आर है और कितने कॉलम हैं वो बेसिकली यहाँ पे सी होता है। और इसको यूज करके हम लोग DF2 को कैलकुलेट कर लेते हैं और इनका जो जोड़ होता है टोटल हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो बेसिकली DF होता है। ये इक्वल होता है C इंटू आर माइनस 1 के। यहाँ पे C अगेन नंबर ऑफ कॉलम, R यहाँ पे जो हमारा नंबर ऑफ रोज है वो यहाँ पे है। तो इस तरीके से हम लोग जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर जो हमारा अगला कॉलम है वो है मीन ऑफ स्क्वायर। तो जो मीन ऑफ हमारा स्क्वायर है इसमें अगर हम लोग बिटवीन सैंपल के बारे में देखें तो इसको हम लोग MSC के नाम से इंडिकेट करते हैं, जो कि मीन ऑफ स्क्वायर बिटवीन द कॉलम के नाम से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसका फॉर्मूला क्या है जो हमने कैलकुलेट किया है, SSC अपॉन द जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है C-1, उसको यूज करके हम लोग MSC को कैलकुलेट कर लेते हैं। और अगर हम लोग MSE के बारे में बात करते हैं जो कि मीन ऑफ स्क्वायर जो विद इन द कॉलम, या इसको हम लोग इरर से भी जो है रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा SSE अपॉन इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उससे इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा SSE अपॉन C इन ब्रैकेट R-1 के इक्वल हो जाएगा। और जब SSC और जो MSC और MSE हम कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर हम लोग यहाँ पे जो हमारा F वेरिएशन रेशियो है या जो हमारी F की स्टैटिस्टिक या वैल्यू है वो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। इसमें हमारा जो MSC है उसको हम लोग यहाँ पे MSE से डिवाइड कर देंगे। तो MSC अपॉन MSE इसका फॉर्मूला होता है और इससे हम लोग सिंपली F की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। और अगर आप इसको एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये टेबल आपको बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी और एग्जाम में आप इसको बहुत जल्दी से ड्रॉ भी कर लेंगे। अब अगर हम लोग देखें तो ये जो हमारा यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम्स है ये बेसिकली तब अप्लीकेबल होते हैं जब हमारे हर एक जो कॉलम है उसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर इक्वल होते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग ये जो हमारे डिग्री ऑफ फ्रीडम्स हैं इनको यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमारे जो वहाँ पे जो सैम्पल साइज है या हर एक कॉलम में जो नंबर ऑफ सैम्पल्स हैं वो अगर अनइक्वल है, एक में जो है हमारी 5 वैल्यू हैं, एक में 4 वैल्यू हैं, एक में 6 वैल्यू हैं, तो उस कंडीशन में वो अनइक्वल है। तो उस कंडीशन में हम लोग जो हमारा ये है C इन ब्रैकेट R-1 इसको रिप्लेस करते हैं विद द N-C। तो यहाँ पे DF2 क्या हो जाएगा, N-C हो जाएगा। और यहाँ पे जो इसका हमारा टोटल है जो कि C इंटू R-1 है उसको बेसिकली हम लोग यहाँ पे रिप्लेस करते हैं N-1 है उससे। और यहाँ पे जो N है वो हमारे जितने भी सैंपल्स हैं उनके अंदर जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनका जो टोटल है वो यहाँ पे सिंपली N होता है। ये हमारा N है, तो ये यहाँ पे बेसिकली हमारा N होता है। तो इस तरीके से आप इस टेबल को बहुत अच्छे से याद भी कर सकते हैं और एग्जाम में आने पे इसको बहुत आसानी से आप ड्रॉ भी कर सकते हैं और पूरे के पूरे 2 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब हम लोग यहाँ पे जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है उसको किस तरीके से उसका कंप्यूटेशन करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, उसके फार्मूले को देख लेते हैं। तो इसका हमारा फार्मूला क्या होता है, F स्टैटिस्टिक और F वैल्यू इज इक्वल टू वेरिएंस बिटवीन द सैंपल अपॉन द वेरिएंस विद इन द सैंपल। तो जैसा कि हम लोगों ने जो हमारी टेबल है उसमें बात किया था, तो उसमें जो हमारा MSC है वो क्या होता है, वेरिएंस बिटवीन द सैंपल होता है। और यहाँ पे जो हमारा MSE है वो क्या होता है, वेरिएंस विद इन द सैंपल कहलाता है। और इनके बीच का जो रेशियो है वही बेसिकली हमारा F स्टैटिस्टिक या F की वैल्यू कहलाती है। तो आई थिंक सो ये भी अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम लोग इसका एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि अगेन 2 नंबर में अक्सर एग्जाम में आता है वो है कि व्हाट आर द अजम्पशंस इन द एनोवा। तो हमारे जो हमारे एनोवा की जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग क्या क्या चीज़ों को मान लेते हैं, उनका अजम्पशन करते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये भी अक्सर एग्जाम में 2 नंबर में आता है। इसके टोटल 5 हमारे अजम्पशंस हैं और बहुत आसान है, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसमें जो पहला अजम्पशन है वो क्या है, ईच ऑफ द सैंपल इज ए रैंडम सैंपल। इसमें जो भी हमारे पास डाटा है जिसका हमें एनोवा से कैलकुलेशन करना है, हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है, हम पहले ही मान लेते हैं कि इसमें जितने भी सैंपल हैं वो हमारे रैंडम सैंपल हैं, उनको रैंडमली कलेक्ट किया गया है, उनको सोच समझ के कलेक्ट नहीं किया गया है, उनको किसी भी प्रकार की वरीयता नहीं दी
दी गई है उसको रेंडमली ही सेलेक्ट किया गया है। उसके बाद में जो दूसरा अजम्पशन हम लोग इसमें मानते हैं वो क्या है, पॉपुलेशन फ्रॉम विच सैंपल्स आर सिलेक्टेड आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। हमारी वो पॉपुलेशन जहाँ से सैंपल को लिया गया है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर मैं सेम एग्जांपल पे आऊँ कि अगर कोई कोचिंग संस्थान है और वहाँ के 3 बैच हैं और उनके बीच का हमें जो मीन में हमारा सिग्निफिकेंस डिफरेंस है वो कैलकुलेट करना है या हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है, तो हम ये चीज़ पहले से ही मान लेते हैं कि हर एक जो बैच है उसके अंदर जो स्टूडेंट हैं वो एक समान है, उनको जो है जो अलग तरीके से उसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले टेस्ट लिया गया, जो अच्छे बच्चे थे उनको बैच जो 1 है उसमें कर दिया, जो मीडियम थे उनको बैच 2 में कर दिया और जो अच्छे नहीं थे उनको बैच 3 में कर दिया। ऐसा नहीं है, उसमें हर एक जो बैच है उसमें जो है समान अच्छे बच्चे हैं, उतने ही मीडियम बच्चे हैं और उतने ही वीक बच्चे हैं। तो इस तरीके से जो हमारी पॉपुलेशन है जहाँ से सैंपल को लिया गया है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसके बाद में जो तीसरा हमारा इसमें है अजम्पशन वो क्या है, ईच ऑफ द सैंपल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द जो सैंपल। तो हमारे जितने भी सैंपल्स हैं वो जो उनके जो सैंपल्स हैं वो इंडिपेंडेंट है। मतलब एक जो हमारा सैंपल है, मतलब एक अगर हमारा बैच है तो उसका जो स्टूडेंट है वो अलग है, उसके बाद में जो दूसरा बैच है उसके सारे स्टूडेंट अलग हैं और तीसरे बैच के भी सारे स्टूडेंट अलग हैं। ऐसा नहीं है कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कि जो बैच 2 में भी है, 3 में भी है, या कोई स्टूडेंट ऐसा है कि वो बैच 1 में है, बैच 3 में है, इस तरीके का ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जितने भी सैंपल्स हैं उनके जो सैंपल हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, वो अलग अलग हैं। उसके बाद में जो चौथा अजम्पशन है वो क्या है, ईच ऑफ द पॉपुलेशन हैव सेम वेरिएंस। हमारे हर एक पॉपुलेशन का जो वेरिएंस है जो कि हमारा होता है सिग्मा स्क्वायर होता है वो सेम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये है हमारा सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 3 स्क्वायर डॉट डॉट इज इक्वल टू सिग्मा n स्क्वायर। मतलब सबके वेरिएंस यहाँ पे सिंपली समान है। उसके साथ साथ में उनका जो मीन है वो बेसिकली आइडेंटिकल है। हमारे हर एक पॉपुलेशन का जो मीन है वो यहाँ पे सिंपली आइडेंटिकल है। तो मीन क्या होता है, म्यू होता है, तो क्या हो जाएगा म्यू 1 इक्वल टू म्यू 2 इक्वल टू डॉट 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 इक्वल टू म्यू n यहाँ पे है, इसको भी हम लोग मान लेते हैं। और उसके साथ साथ में जो अंतिम हमारा इसमें अजम्पशन है वो क्या है, द इफेक्ट ऑफ वेरियस कंपोनेंट आर एडिटिव। हमारे अगर कोई भी कंपोनेंट हम लोग अप्लाई कर रहे हैं इस पर तो उसका वो यहाँ पे सिंपली एडिटिव होता है, वो वहाँ पे आपस में ऐड होता है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग बेसिकली यहाँ पे जो है अज्यूम कर लेते हैं। तो आई थिंक सो ये पांचों अजम्पशंस आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब आइए हम लोग जो एनोवा है उसके जो बेसिक टाइप्स हैं उसको देख लेते हैं। तो जो हमारा यहाँ पे एनोवा है उसके बेसिकली 3 टाइप है, जिसमें जो सबसे पहला है वो है वन वे एनोवा। तो अगर हम लोग वन वे एनोवा को देखें तो जैसा कि नाम से ही है कि मतलब यहाँ पे जो भी चीज़ इन्फ्लुएंस कर रही है हमारे डाटा को उस वो केवल एक ही है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग इसकी जो डेफिनेशन है उसको देखें तो ये क्या है, कंपेयर्स द मीन ऑफ 3 और मोर इंडिपेंडेंट ग्रुप बेस्ड ऑन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो 3 या उससे अधिक अगर ग्रुप है और उसको केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर हमें अगर उसके मीन को कंपेयर करना है तो उस कंडीशन में हम लोग वन वे एनोवा को यहाँ पे यूज़ करते हैं। लाइक अगर मैं एग्जांपल लूँ तो यहाँ पे क्या है कि अगर कोई हमारे पास 3 ग्रुप हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी के स्टूडेंट हैं और उनके जो टीचिंग मेथड हैं वो अगर अलग अलग हैं, तो उस कंडीशन में अगर उनका जो टेस्ट स्कोर है उसके अगर जो हमारा एवरेज है उसको हम लोग अगर टेस्ट करते हैं कि उनमें कोई डिफरेंस है कि नहीं, तो उस कंडीशन में हम लोग वन वे एनोवा को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि है टीचिंग जो मेथड है वो यहाँ पे है। हो सकता है ग्रुप ए को कि ऑनलाइन क्लासेस हो रही हो, ग्रुप जो बी है उसकी ऑफलाइन क्लासेस हो रही हो और ग्रुप सी की ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस हो रही हो। तो यहाँ पे इन तीनों में अंतर क्या है, इन तीनों में अंतर केवल ये है टीचिंग जो मेथड है उसका अंतर है। और उसके बेसिस पे अगर हम लोग उसके जो टेस्ट के स्कोर हैं उनके एवरेज को टेस्ट करते हैं कि उनमें क्या डिफरेंस है कि नहीं है, तो उसके लिए हम लोग सिंपली वन वे एनोवा को यूज़ करते हैं। तो याद आपको क्या रखना है कि अगर केवल वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और उसके थ्रू हम लोग हमारे जो 3 या उससे ज़्यादा ग्रुप के जो मीन है उसको कंपेयर करते हैं तो उसको हम लोग सिंपली वन वे एनोवा के नाम से
इंडिकेट करते हैं। उसके बाद में जो दूसरा है वो है हमारा टू वे एनोवा। तो टू वे एनोवा तो अगेन नाम से इंडिकेटेड है, यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो सिंपली दो होंगे। तो इसमें क्या है, ये क्या है, यूज्ड व्हेन देयर आर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट एग्जामिन्स द इंटरेक्शन बिटवीन दीज टू वेरिएबल। तो अगर जो हमारे पास डाटा है उसमें अगर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और उनके बीच का क्या इंटरेक्शन है, अगर हमें उसको एग्जामिन करना होता है तो उसके लिए हम लोग टू वे एनोवा को सिंपली यूज करते हैं। लाइक अगर सेम एग्जांपल पे आऊं तो यहाँ पे क्या है, ये है हमारा टेस्टिंग द इफेक्ट ऑफ बोथ टीचिंग मेथड एंड स्टूडेंट जेंडर ऑन द टेस्ट स्कोर। तो हमारे अगर तीन या उससे ज़्यादा अलग जो ग्रुप्स हैं स्टूडेंट के और उनमें टीचिंग का जो मेथड है वो भी अलग अलग है और उसमें जो उनके जेंडर्स हैं वो भी अलग अलग हैं और उनके जो है इन दोनों का क्या इफेक्ट है हमारे टेस्ट के स्कोर पे अगर हम लोग आइडेंटिफाई हमें करना होता है तो उस कंडीशन में हम लोग टू वे एनोवा को यूज करते हैं। इसमें हमारा एक इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है वो टीचिंग मेथड हो जाएगा और दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा जेंडर हो जाएगा और उसके बेसिस पे अगर हम लोग टेस्ट के स्कोर को टेस्ट करते हैं तो वो बेसिकली हमारा टू वे एनोवा कहलाता है। और इसमें जो हमारा तीसरा मेथड है वो है रिपीटेड मेजर्स एनोवा। तो अगर हम लोग रिपीटेड मेजर एनोवा के बारे में बात करते हैं तो ये क्या होता है, यूज्ड व्हेन सेम सब्जेक्ट आर यूज्ड इन मल्टीपल ट्रीटमेंट और कंडीशन। अगर हम लोग जो हमारे सेम सब्जेक्ट हैं उनको अगर अलग अलग कंडीशन में यूज कर रहे हैं और उस कंडीशन में अगर हमें एनोवा को टेस्ट करना होता है तब हम लोग रिपीटेड मेजर्स ऑफ एनोवा को यूज करते हैं। लाइक अगर केवल एक ही बैच है उसको एक बार ऑनलाइन जो स्टडी है जो उससे हमने स्टडी कराई, उसके बाद में हमने उसको वहाँ पे कुछ टाइम के बाद ऑफलाइन के थ्रू स्टडी कराई, फिर हम लोगों ने ऑनलाइन और ऑफलाइन को मिक्स कर दिया और फिर उनके जो टेस्ट के जो हमारे स्टूडेंट हैं वो तो सेम है लेकिन अगर उनके जो अलग अलग मोड से स्टडी कराने के बाद में जो डाटा आया उसके जो मीन है उसको अगर हमें कंपेयर करना होता है तो उस कंडीशन में हम लोग रिपीटेड मेजर एनोवा को सिंपली यूज करते हैं। तो आई थिंक सो जो हमारा एनोवा है उसके टाइप्स भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो अगर एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है अबाउट द एनोवा और वो क्वेश्चन लॉन्ग होता है तो उस कंडीशन में आपको स्टार्टिंग से लेके जो यहाँ तक का चीज़ है उसको राइट डाउन करने की आवश्यकता है और अगर क्वेश्चन थोड़ा और लंबा आएगा तो आप यहाँ पे जो वन वे हमारा एनोवा है उसके कैलकुलेशन का जो प्रोसीजर है उसको भी वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अगर थ्योरेटिकल आएगा तो आपको अभी तक जितना हम लोगों ने बात किया उतना ही स्टडी करना है। अब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन के पार्ट में इंटर होते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग वन वे जो एनोवा है उसका जो डायरेक्ट मेथड है उसके बारे में बात करेंगे। इसके अगले वीडियो में हम लोग वन वे जो एनोवा है उसके कैलकुलेशन का जो हमारा शॉर्टकट मेथड है हम लोग उसके बारे में बात करेंगे और उसके बाद के वीडियो में हम लोग टू वे एनोवा के बारे में सिंपली बात करेंगे। तो आइए आज हम लोग सबसे पहले वन वे एनोवा को किस तरीके से टेस्ट करते हैं उसको देख लेते हैं, कैलकुलेट करते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका जो सबसे पहला हमारा स्टेप होता है वो है हाइपोथेसिस। हमें सबसे पहले अपनी जो हाइपोथेसिस है उसको डिफाइन करना है और इसके पहले भी हम लोगों ने बात किया है हाइपोथेसिस दो प्रकार की होती हैं, एक नल हाइपोथेसिस होती है और एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है। तो अगर हम लोग ये मानते हैं कि कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है मतलब कोई भी अंतर नहीं है तो उस टाइप की हाइपोथेसिस को हम लोग नल हाइपोथेसिस के नाम से सिंपली इंडिकेट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली मीन को अगर टेस्ट कर रहे हैं तो जो मीन है उसका जो सिंबल है वो क्या होता है, म्यू होता है। तो यहाँ पे हम नल हाइपोथेसिस में ये मानेंगे कि μ1 इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू डॉट 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 इज इक्वल टू म्यू पी आर म्यू एन। ये हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो अलग अलग ग्रुप हैं उनके जो मीन है उसमें किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं है और इस तरीके की हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस कहलाती है। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यहाँ पे क्या है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारी है कि एटलीस्ट टू ऑफ द मीन ऑफ पॉपुलेशन आर अनइक्वल। अगर हमारे पास तीन या उससे ज़्यादा के पॉपुलेशन है तो हमारी नल हाइपोथेसिस क्या होगी कि कम से कम दो हमारे ऐसे ग्रुप्स हैं, पॉपुलेशन है जिनके मीन इक्वल नहीं है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है और इसी को हमें टेस्ट करना है कि हमारी नल जो हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्टेड है कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड यहाँ पे होगी। उसके बाद में जो हमारा अगला स्टेप है वो है कंप्यूटेशन ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक। तो जो हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक है जो कि एफ की वैल्यू है उसको हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं उसी को हम लोग कंप्यूटेशन ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक के नाम से इंडिकेट करते हैं।
तो इसमें जो हमारा सबसे जो हमारी पहली चीज़ हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो क्या होता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जो वेरिएशन बिटवीन द कॉलम या एमंग द कॉलम भी इसको कहते हैं। ये है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ वेरिएशन बिटवीन द कॉलम, और इसको हम लोग SSC से सिंपली इंडिकेट करते हैं, जैसा कि हम लोगों ने एनोवा टेबल में जो है बात किया था। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हमें यहाँ क्या कैलकुलेट करना है, SSC को कैलकुलेट करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला हमारा होता है SSC इज इक्वल टू R, उसके बाद में सिग्मा इन ब्रैकेट एक्स जे बार माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये हमारा SSC का फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे जो एक्स जे बार है वो क्या है, मीन ऑफ द जेथ सैंपल, एक्स बार क्या है, मीन ऑफ द सैंपल मीन, हमारे जितने भी सैंपल के मीन हैं उनका मीन एक्स बार कहलाता है। और यहाँ पे हमारा क्या है, नंबर ऑफ रोज, और जो हमारे सैंपल्स हैं उनका साइज क्या है। तो इस तरीके से हम लोग इस फार्मूले को यूज़ करके इसको कैलकुलेट करते हैं। तो एक काम करते हैं, हम लोग एक साथ साथ में जो न्यूमेरिकल है उसको भी स्टडी करते जाते हैं, जैसे कि आपको इसका कॉन्सेप्ट साथ साथ में ही क्लियर होता रहे। तो सबसे पहला हमारा इसमें जो न्यूमेरिकल है वो क्या है, ये है यहाँ पे the 3 samples have been obtained from a normal population with equal variance। और उसके बाद में हमें 5% जो लेवल ऑफ हमारा सिग्निफिकेंस है वहाँ पे ये हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है कि जो पॉपुलेशन के मीन है वो इक्वल है, मतलब हमें ये देखना है कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड है कि वो यहाँ पे रिजेक्ट हो रही है। और हमारे पास जो डाटा है वो क्या दिया गया है, हमारे पास जो डाटा है वो क्या है कि एक हम यहाँ पे इसको थोड़ा और आसान कर लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि ये हमारा बैच 1 है, ये बैच 2 है और ये बैच 3 है, और उसके हर बैच में 5-5 स्टूडेंट हैं और उनका एक टेस्ट लिया गया, और जो टेस्ट था वो 15 नंबर का था और कितने नंबर उनके आए वो यहाँ पे दिए गए हैं। तो जो बैच हमारा एक बैच ए है उसका जो पहले स्टूडेंट है उसका 8 नंबर आया, दूसरे का 10, तीसरे का 7, जो उसके बाद अगले का 14 और अंतिम वाले का 11 नंबर आया। जो बैच हमारा बी था उसका पहले स्टूडेंट का 7 नंबर आया, दूसरे का 5, तीसरे का 10, उसके बाद चौथे का 9 और पाँचवें के भी 9 नंबर आए। और जो बैच सी है उसके पहले स्टूडेंट के 12 नंबर आए, दूसरे के 9 आए, तीसरे के 13 आए, उसके बाद में चौथे के 12 आए और पाँचवें के 14 नंबर आए। अब हमें यहाँ पे 5% लेवल ऑफ जो सिग्निफिकेंस है उस पे हमें ये चीज़ टेस्ट करना है कि क्या इनके मीन इक्वल हैं कि नहीं है। और इसके लिए हम लोग यहाँ पे एनोवा को यूज़ करेंगे, क्योंकि ग्रुप ऑफ सैंपल्स हमारे पास 3 है, तो अगर 2 होते तो हम लोग यहाँ पे जेड टेस्ट को या टी टेस्ट को यूज़ करते, और हर एक में 5-5 ऑब्जर्वेशन है तो हम लोग टी टेस्ट को यूज़ करते। लेकिन यहाँ पे ग्रुप ऑफ सैंपल्स 3 है, जिसके कारण इसमें हम लोग एनोवा को यूज़ करेंगे। और क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि जो हमारे टेबल में एफ की वैल्यू है वो 5% लेवल ऑफ जो सिग्निफिकेंस है, और डी एफ जो 1 है वो 2 और डी एफ जो 2 है वो 12 है, तो उस पे ये एफ की वैल्यू हमारी 3.88 है, और इसी को हमें सिंपली यहाँ पे जो है टेस्ट करना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, हाइपोथेसिस को डिफाइन किया था। तो अगेन हम लोग यहाँ पे भी हाइपोथेसिस को सबसे पहले जो है डिफाइन करते हैं। तो हाइपोथेसिस में क्या है, जो हमारी यहाँ पे नल हाइपोथेसिस है वो क्या है, नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस इन द मीन ऑफ 3 सैंपल। जो है इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा μ1 है वो μ2 के इक्वल है, इज इक्वल टू μ3 है। इसी को हमें सिंपली यहाँ पे टेस्ट करना है। अब हमें जो हमारी जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है अगर उसके कंप्यूटेशन पे आए तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें यहाँ पे स्क्वायर जो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ वेरिएशन एमंग द कॉलम जो कि SSC है उसको कैलकुलेट करना है, और इसका फार्मूला हमारा ये है। तो इसमें हमको सबसे पहले क्या चाहिए, एक चीज़ आप लोगों को और क्लियर कर दूँ कि जो हम लोग आगे यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग आई और जे को यूज़ कर रहे हैं। तो आई और जे क्या होता है, तो ये बेसिकली हम लोग अगर अपने सैंपल को देखें तो जो हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो हम लोग जे से सिंपली इसमें रिप्रेजेंट करते हैं, और हमारे जो नंबर ऑफ रोज़ हैं ये एक रो हो गई, ये दूसरी रो, तीसरी रो, टोटल 5 रो इसमें है। तो जो रो है उसको हम लोग आई से यहाँ पे सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो हमारा फार्मूला है वो क्या है, ये है हमारा ये है जो अंदर क्या है
एक्स जे बार माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, हमें एक्स जे बार को कैलकुलेट करना है। मतलब एक्स जो हमारा 1 है उसका मीन क्या है, x2 का मीन क्या है और x3 का मीन क्या है, उससे हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपने डाटा को इस तरीके से लिख लेते हैं। तो ये सैम्पल 1 है, ये सैम्पल 2, ये सैम्पल 3, ये x1 है, ये x2 है और ये x3 है। तो इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे दी गई हैं। अब अगर हमको इसका मीन कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले इसका फार्मूला क्या है कि इन सबको जोड़ दिया जाए और 5 से डिवाइड कर दें। इसको भी जोड़ दें 5 से, अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो मीन कैलकुलेट हो जाएगा। तो सबसे पहले इन सबको ऐड कर लेते हैं। तो जो हमारा सिग्मा x1 है वो कितना हो जाएगा, इन सबको जब ऐड किया जाएगा तो 50 आएगा। उसके बाद में जो सिग्मा x2 है वो कितना होगा, इन सबको जब जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। और इन सबको जो x3 ये हमारा सिग्मा x3 है वो क्या हो जाएगा, इन सबको जब ऐड करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो ये तो इनका जोड़ हो गया। अब इनका जो मीन है अलग अलग वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मीन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x1 जो बार है वो क्या होगा, सिग्मा x1 अपॉन n। तो जो हमारा सिग्मा x1 कितना है, 50 है, और n इसमें नंबर ऑफ जो हमारे ऑब्जर्वेशन है वो कितने हैं, 5 है। तो 50/50 इसका मीन हमारा 10 आ जाएगा। उसके बाद में जो हमारा x2 बार है वो क्या है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सिग्मा x2 अपॉन n। तो जो सिग्मा x2 है वो कितना है, 40 है, और n कितने हैं, जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है, तो 40/5 ये 80 हो जाएगा। और जो इसी तरीके से x3 बार हमारा कितना हो जाएगा, 60/5 हमारा यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। अब हमने यहाँ पे जो हमारा एक्स जे बार है वो कैलकुलेट कर लिया, मतलब x1 बार को कैलकुलेट कर लिया, x2 बार को कैलकुलेट कर लिया और x3 बार को हमने यहाँ पे सिंपली कैलकुलेट कर लिया। अब हमें x बार चाहिए। तो x बार क्या होता है, मीन ऑफ सैंपल। मीन तो जो हमारे सैंपल के मीन है उनका मीन हमारा x बार होता है। तो अब ये जो हमारे तीनों सैंपल के मीन आए हैं इनका भी मीन हमें कैलकुलेट करना है, एवरेज कैलकुलेट करना है। तो ये कितना आया, 10 आया, ये कितना आया, 8 आया, प्लस ये कितना आया, 12 आया। तो 10 + 8 + 12, और यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हैं, 3 है, तो ये डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, इनको जब जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा बट्टे 3, ये हमारा कितना आ गया, 10 आ गया। तो x बार की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 10 आ गई। तो इस तरीके से हमने इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। अब हमें इससे क्या कैलकुलेट करना है, अब इससे हमें SSC को सबसे पहले कैलकुलेट करना है। तो SSC को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो ये जो SSC क्या होता है, दैट इज द वेरिएंस बिटवीन द सैंपल। हमारा जो सैंपल है उसके बीच का जो वेरिएंस है वो हमारा यहाँ पे होता है। इसको हम लोग सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन द सैंपल SSC बोलते हैं। और इसका फार्मूला क्या है, R, ये हमारा क्या है, सिग्मा इन ब्रैकेट एक्स जे बार माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से ये हमारा इसका यहाँ पे फार्मूला है। अब यहाँ पे इस पेज पे अगर हम लोग देखें तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे x1, जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 माइनस एक्स बार प्लस x2 माइनस एक्स बार प्लस x3 माइनस एक्स बार और इन सब का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग इसको यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये हमारा जो x1 है, जो हमारा x1 बार है वो कितना है, तो x1 बार हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, ये हमारा 10 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और उसके बाद में जो x बार है वो कितना है, x बार यहाँ पे हमारा कितना आया है, 10 है। तो ये 10 - 10 हो जाएगा। उसके बाद में जो x2 बार हमारा कितना आया था, x2 बार हमारा यहाँ पे 8 आया था। तो इसको हम लोग यहाँ पे जो x बार है जो कि अगेन 10 है उससे इसको माइनस कर देंगे। तो ये 8 - 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में जो x3 बार आया था वो कितना है हमारा, x3 बार हमारा 12 आया था। तो इसको फिर हम लोग यहाँ पे जो 12 - 10 कर देंगे तो उसका स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। तो ये तो चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। और R क्या है, R नंबर ऑफ रोज हैं, इसमें कितनी रो हैं, तो यहाँ पे हमें 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 और 5 रो हैं। तो R की जगह यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, 10 - 10 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर, 8 - 10 -2 हो जाएगा उसका स्क्वायर, 12 - 10 2 हो जाएगा उसका स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा, -2 का स्क्वायर
प्लस 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 0 प्लस 4 आ जाएगा। 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इंटू 5 हो जाएगा। और इसमें SSC की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 40 आ गई। तो इस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे। SSC की वैल्यू हमारी यहाँ पे आ गई। अब जब हम लोग जो हमारा SSC की वैल्यू है जब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, तो उसके बाद हमारा इसी में अगला स्टेप क्या होता है कि हम लोग इसमें जो वेरिएंस एमंग द कॉलम है, या इसको हम लोग मीन स्क्वायर जो एमंग द कॉलम MSC बोलते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, हमने SSC को तो कैलकुलेट कर लिया। फार्मूला क्या है, SSC अपॉन C-1 फार्मूले को यूज करेंगे। तो अगेन यहाँ पे क्या हो गया, मीन स्क्वायर बिटवीन द कॉलम MSC, इसका फार्मूला SSC अपॉन C-1। तो SSC हमने कैलकुलेट किया 40 है, यहाँ 40 हो जाएगा। और C कितना है, तो हमारे कितने नंबर ऑफ कॉलम है, 3 नंबर ऑफ कॉलम है, तो वो 3 यहाँ पे हो जाएगा 40, 40 अपॉन 3 माइनस 1, और 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो 40/2, और यहाँ पे MSC की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 20 आ गई। तो इस तरीके से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे जो हमारा दूसरा स्टेप है वो क्या है, ये है हमारा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ वेरिएशन विद इन द कॉलम, जिसको हम लोग SSE से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका भी हमारा फॉर्मूला क्या है, SSE इज इक्वल टू सिग्मा आई इंटू सिग्मा जे इन ब्रैकेट एक्स आई जे माइनस एक्स बार जे का होल स्क्वायर। और यहाँ पे एक्स आई जे क्या है, एक्स आई जे इज इक्वल टू ith ऑब्जर्वेशन इन जेथ कॉलम को हम लोग एक्स आई जे बोलते हैं। तो आपको यहाँ ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो, इसके लिए हम लोग इस प्लेस पे जो डाटा है उसको देख लेते हैं। तो ये जो हमारे जो कॉलम्स हैं उनको हम लोग जे से रिप्रेजेंट करते हैं, और नंबर ऑफ रोज हमारे जो है वो आई है। तो एक्स जो अगर आई जे है, तो एक्स आई अगर 1 है और जे 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स 1 मतलब 8 की वैल्यू। उसके बाद में जो हमारा वहाँ पे एक्स आई है वो अगर 2 है और जे 1 है, तो उसका मतलब पहले जो कॉलम है उसकी दूसरी x की वैल्यू जो कि 10 है। तो इस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद में एक्स आई जे अगर वहाँ पे जो i है वो अगर 3 है और जो j है वो अगर 2 है, तो इसका मतलब दूसरे कॉलम की तीसरी वैल्यू जो कि 10 है। तो इस तरीके से हम लोग इसको यहाँ पे लेते हैं। और फिर उसके बाद में जो एक्स जे बार है वो क्या है, हमारे हर एक कॉलम का जो मीन है वो यहाँ पे है, और इसको यूज करके हम लोग SSE की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे वेरिएंस विद इन द सैंपल के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें जो हमारा फार्मूला है उसमें हमें क्या चाहिए, एक्स आई जे माइनस एक्स जे, जो एक्स जे का बार हमें यहाँ पे चाहिए। तो हम यहाँ पे बेसिकली जो x1 माइनस x1 बार का स्क्वायर यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हम लोग जो j है अगर वो यहाँ पे 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये भी हमारा 1 होगा। और इस कंडीशन में हम लोग जो i की वैल्यू है वो चेंज होगी, मतलब ये जो हमारे ये डाटा है। तो इसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ये कैलकुलेट करते हैं तब आप लोगों को समझ में आएगा। तो जो यहाँ पे क्या है, ये हमारा 8 हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पे 8 है, 8। और जो हमारा x1 बार हमने कितना कैलकुलेट किया था, तो इसको हम लोगों ने पहले ही कैलकुलेट किया था। x1 बार हमारा यहाँ पे कितना है, 10 है। तो यहाँ पे इसमें x1 बार के प्लेस पे हम लोग 10 प्लेस कर देते हैं। तो ये हमारा हर बार यहाँ पे 10 ही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 8 माइनस 10, ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 8 माइनस 10 जब हम लोग इसको करेंगे तो ये -2 हो जाएगा। तो -2 का स्क्वायर ये कितना हो गया, 4 वैल्यू इसकी आ गई। तो इस तरीके से इसको हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद में जो दूसरी x की वैल्यू है वो कितनी है, ये हमारी यहाँ पे 10 है, और 10 माइनस 10 ये कितना हो जाएगा, 0 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 0 का स्क्वायर हो गया, तो ये भी वैल्यू हमारी 0 हो गई। उसके बाद में क्या है, 7 माइनस 10 हो जाएगा, और ये हमारा 7 माइनस 2 -3, ये -3 हो गया। -3 का स्क्वायर कर देंगे तो ये वैल्यू हमारी यहाँ पे 9 हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में ठीक से नहीं हो पा रहा है। तो ये वैल्यू हमारी कितनी है, ये 14 है, 14 माइनस 10, अब ये कितना हो गया, ये +4 हो गया, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 हो गया। तो इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 11 माइनस 10
ये कितना हो गया, 1 का स्क्वायर हो गया, तो ये हमारा 1 हो गया। तो इस तरीके से इसको हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे और इनको जब हम लोग ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 4 हो गया 13 और 1 हो गया 14 प्लस 16 30 हो गया। तो इस तरीके से हमने जो हमारा सिग्मा x1 माइनस x1 बार स्क्वायर है वो यहाँ पे 30 आ गया। इसी तरीके से हम लोग इसको भी कैलकुलेट करेंगे। तो जो हमारा, एक मिनट ज़रा इसको मैं थोड़ा सही कर लूँ, हाँ अब ये आपका ठीक हो गया। अब हम लोग इसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे। तो इस तरीके से अब यहाँ पे जो हमारा दूसरा है वो क्या है, x2 माइनस x2 बार का होल स्क्वायर। तो x2 बार हमने कितना कैलकुलेट किया था, x2 बार हमारा यहाँ पे 8 आया था। तो इसी को हम लोग यहाँ पे प्लेस करेंगे। तो 7 माइनस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया 7 माइनस 8 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया। उसी तरीके से 5 माइनस 8 इसका स्क्वायर होगा और इसका स्क्वायर होगा तो ये कितना हो जाएगा, 5 माइनस 8 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, जो है 9 हो जाएगा। 10 माइनस 8 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, 2 हो गया। 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। इस तरीके से ये आ गया। उसके बाद में 9 माइनस 8 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया। अगेन 9 माइनस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया। तो इस तरीके से ये हमारा कैलकुलेट हो गया। इसको भी ऐड कर लेते हैं। 9 1 प्लस 9 10 प्लस 4 14 16 जो 14 50 एंड 16, तो ये हमारी वैल्यू 16 आ गई। उसी तरीके से x3 बार हमारा यहाँ पे कितना है, यहाँ पे इसको 8 कर देते हैं, जैसे कि जो आपको उसमें जो कन्फ्यूज़न ना हो जब आप लोग नोट्स को देखें। उसके बाद में x3 बार हमारा कितना था, 12 आया था। तो इसमें हम लोग 12 को प्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे x3 बार के प्लेस पे 12 हो जाएगा। तो अब ये क्या हो गया, 12 माइनस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 वैल्यू आ गई। उसके बाद में 9 माइनस 12 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, -3 का स्क्वायर हो गया। ये हमारी वैल्यू 9 आ गई। उसके बाद में 13 माइनस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया। उसके बाद में 12 माइनस 12, ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 माइनस 12 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया। और लास्ट में क्या है, 14 माइनस 12 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ गया। और अब जब इन सबको ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 9 प्लस 1 10 प्लस 4 14। तो इस तरीके से हमारी ये जो वैल्यूज़ है वो आ गई। अब इन वैल्यूज़ को यूज करके हम लोग SSE को कैलकुलेट करेंगे। तो SSE हमारा क्या है, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाए, ये इक्वल टू, हाँ वो सिग्मा इन ब्रैकेट x1 माइनस x1 बार का होल स्क्वायर प्लस वो सिग्मा इन ब्रैकेट x2 माइनस x2 बार का होल स्क्वायर प्लस वो सिग्मा x3 माइनस x3 बार का स्क्वायर। तो ये हमने यहाँ पे इन तीनों को अलग अलग कैलकुलेट कर लिया है। इनको यहाँ प्लेस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, 16 प्लस 14 हो जाएगा। तो अब ये इनको जब ऐड करेंगे तो ये बेसिकली SSE की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 60 आ गई। अब जब हमने SSE की वैल्यू को यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, अब हम लोग इसी को यूज़ करके इसमें SSE की वैल्यू को MSE की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि मीन स्क्वायर ऑफ कॉलम एरर कहलाता है, MSE। और इसका फार्मूला क्या है, SSE अपॉन C इन ब्रैकेट R-1। और C यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स है और R यहाँ पे नंबर ऑफ रोज है। तो इसको हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो इसमें हमारा ये क्या है, मीन ऑफ स्क्वायर जो है विद इन द सैम्पल MSE, ये इसका फार्मूला SSE अपॉन C इन ब्रैकेट R-1। तो SSE हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, वो क्या है, 60 है। C हमारे नंबर ऑफ जो कॉलम्स हैं, तो 3 कॉलम है तो ये 3 हो जाएगा, और नंबर ऑफ रोज R है तो R के प्लेस पे 5 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 इन ब्रैकेट 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 कितना हो गया, 4, तो 3 इंटू 4 हो जाएगा, 3 इंटू 4 कितना हो गया, 12 हो गया। 60 अपॉन 12 इज इक्वल टू 5 आ गया। तो ये हमारी क्या वैल्यू आ गई, MSE की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद इसमें जो हमारा है, जो अगला स्टेप है वो क्या है, टोटल सम ऑफ स्क्वायर ऑफ वेरिएंस, जो कि SS
टी कहलाता है। तो SST का हमारा एक ये भी फार्मूला होता है जिसको यूज़ करके हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें हम लोग जो करेक्शन फैक्टर है उसको यूज़ करते हैं जो कि CF होता है, और इसमें हम लोग जो अलग अलग टी स्क्वायर की वैल्यू है R और C इसको कैलकुलेट करते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे सिंपली इसका एक शॉर्ट फॉर्म देख लेते हैं। तो जो SST जो कि टोटल सम ऑफ स्क्वायर है इज इक्वल टू SSC जो कि हमारा सम ऑफ स्क्वायर विद इन द कॉलम होता है, प्लस SSE जो कि सम ऑफ स्क्वायर जो है एमंग द कॉलम या सम ऑफ स्क्वायर जो है इरर है। तो इन सबको, इन दोनों को जब ऐड कर देंगे जो कि हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया, तो हम लोग आसानी से SST को यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसको कैलकुलेट करने के बाद में फिर हम लोग जो F स्टैटिस्टिक है या टेस्ट स्टैटिस्टिक है या F की वैल्यू है उसको कैलकुलेट करते हैं, और उसका हमारा फार्मूला क्या होता है, F इक्वल टू MSC अपॉन MSE। और इसको जब हम लोग प्रॉपरली इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, F की वैल्यू आ जाती है, तब हम लोग अपना जो हमारा लेवल ऑफ जो सिग्निफिकेंस है जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको यहाँ पे सिंपली डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये क्या है, इट इज वो डिनोटेड बाय द अल्फा एंड द वैल्यू वो टेकन वो जनरली इज अल्फा इज इक्वल टू 0.05, या इसको हम लोग 5% के नाम से भी, जो 5% है उससे भी इंडिकेट करते हैं। तो अब हम लोग जो हमारी इसकी जो टेबल होती है वहाँ पे जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है 0.05 है, और जो भी हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम्स आई हैं जो बिटवीन सैंपल और एमंग द सैंपल, उन सबको यूज़ करके उस पर F की वैल्यू क्या है उसको टेबल से हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं। और एट लास्ट फिर हम लोग की जो हमने कैलकुलेटेड F की वैल्यू निकाली है और जो हमारी टैबुलेटेड F की वैल्यू है उनके बीच में कंपैरिजन करते हैं, और जो डिसीजन है उसको हम लोग देने का काम करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो अगर हमारी जो कैलकुलेटेड F की वैल्यू है वो टैबुलेटेड जो F की वैल्यू है उससे अगर कम आती है तो उस कंडीशन में हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती है। मतलब कि जो भी हमें ग्रुप ऑफ सैंपल्स दिए गए हैं उनके मीन में कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो ये यहाँ पे इंडिकेट करता है। और अगर जो हमारी कैलकुलेटेड F की वैल्यू है वो टैबुलेटेड F की वैल्यू से अगर ज़्यादा होती है, कैलकुलेटेड वाली ज़्यादा है टैबुलेटेड वाली कम है, तो उस कंडीशन में हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वहाँ पे एक्सेप्टेड हो जाती है। मतलब कि वहाँ पे कम से कम दो हमारे ऐसे सैंपल्स हैं जिनके मीन में डिफरेंस है, वो यहाँ पे सिद्ध होता है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो जो हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व किया है, आइए उसी से सबसे पहले हम लोग जो एनोवा टेबल है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। जब हम लोग सारी कैलकुलेशन को परफॉर्म कर लेते हैं तो उसके बाद में जो भी हमारी अलग अलग वैल्यू आई है, SSC की वैल्यू आई है, SSE की वैल्यू आई है, MSC की वैल्यू आई है, MSE की वैल्यू आई है, उसको हम लोग अपने इस एनोवा जो टेबल है उसके अंदर प्रॉपरली फिट करते हैं और एक एनोवा टेबल को ड्रॉ करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला हमारा कॉलम होता है वो सोर्स ऑफ वेरिएशन होता है, जिसमें हम लोग बिटवीन द सैंपल क्या वेरिएशन है और विद इन द सैंपल क्या वेरिएशन है उसको यहाँ पे प्लेस करते हैं। उसके बाद में इसमें जो हमारा है दूसरा कॉलम वो सम ऑफ स्क्वायर का होता है, जिसमें हम लोग जो हमारी SSC की वैल्यू कैलकुलेट किया है और SSE की वैल्यू कैलकुलेट किया है उसको हम लोग यहाँ पे सिंपली प्लेस करते हैं। तो इसमें हम लोगों ने जो SSC है उसकी वैल्यू कितना कैलकुलेट किया था, SSC की वैल्यू हमारी 40 आई थी, तो यहाँ पे हम लोग 40 प्लेस कर देते हैं। उसके बाद में जो SSE की वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, 60 आई थी, उसको भी हम लोग यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। उसके बाद में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो क्या है कि जो हमारे बिटवीन द कॉलम डिग्री ऑफ फ्रीडम है DF1 है, वो कितना होता है C-1। C क्या है, नंबर ऑफ जो हमारे है कॉलम्स, वो यहाँ पे C है। तो बेसिकली यहाँ पे 3 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, 1, 2 और 3। तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो क्या हो गया, 3 माइनस 1 2 आ गया। तो जो DF1 है उसकी वैल्यू 2 आ गई। उसके बाद में जो DF2 है वो क्या होता है, C इन ब्रैकेट R-1। यहाँ पे C हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स है, R हमारे नंबर ऑफ रोज होते हैं। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो जो कॉलम कितने हैं, 1, 2 और 3 है, लेकिन रो कितनी है, 1 रो, ये है 2, 3, 4 और 5 रो है। तो R की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, 3 इन ब्रैकेट 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 कितना हो गया, 4 हो गया, और 4 इंटू 3 12 आ गया। तो DF2 की वैल्यू हमारी 12 आ गई। और जो हमारा इसका टोटल है अगर वो कैलकुलेट करना है तो वो क्या होता है, CR-1। और CR जो हमारा CR-1 है
वो यहाँ पे सी कितना है 3 है, आर कितना है 5 है, तो 5 तिहाई 15 माइनस 1 ये 14 हो जाएगा। तो हम इससे भी कर सकते हैं 2 + 12 जो हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी है वो आ जाएगी 14, या इस फार्मूले से भी हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और टोटल हमारा स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर कितना है SST है वो कितना हो जाएगा 40 + 60, ये हमारा 100 आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे जो हमारा अगला कॉलम है उसमें मीन स्क्वायर रहता है, तो जो हमारे सैंपल्स हैं उनके बीच का जो मीन स्क्वायर है MSC, अगर उसको देखें तो इसको भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। MSC हमारा कितना आया था 20 आया था, तो यहाँ पे हम लोग इस प्लेस पे 20 प्लेस कर देंगे। और MSE कितना हम लोगों ने कैलकुलेट किया, तो MSE हमारा कितना आया था 5 आया था, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे प्लेस कर देंगे। और इसको यूज़ करके फिर हम लोग हमारा जो F वेरिएंस रेशियो है या F स्टैटिस्टिक है, या इसी को हम लोग F वैल्यू भी बोलते हैं, उसको कैलकुलेट करेंगे। तो इसका हमारा फार्मूला क्या होता है, F = MSC/MSE। तो MSC की वैल्यू कितनी है 20 है और MSE की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 20/5 ये हमारा यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे जो F की हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है वो कितनी हो गई 4 हो गई। और अब हम लोग F की जो टैबुलेटेड वैल्यू है उसको भी सिंपली यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसको अगर हमें जो फाइंड आउट यहाँ पे करना है तो ये चीज़ हमारे क्वेश्चन में दी हुई भी हो सकती है, और अगर नहीं दी है तो हम लोग फिर F टेबल को यूज़ करते हैं, जैसा कि इस क्वेश्चन में पहले से ही दिया गया था। द टोटल वैल्यू ऑफ F अदर वो टेबल वैल्यू ऑफ F एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 2 एंड DF2 = 12 इज 3.88। तो यहाँ पे हमारी जो यहाँ पे वो टेबुलेटेड वैल्यू F की है वो कितनी है 3.88 है। तो इससे भी हम लोग इसको यहाँ पे जो कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर क्वेश्चन में आपको F की वैल्यू नहीं दी गई है तो उस कंडीशन में आपका जो हमारी F की टेबल होती है उसको भी यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये एक हमारी F की जो टेबल है वो यहाँ पे है, और ये बेसिकली 5% जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है या 0.05 हमारा जो है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस उस पर लिया गया है। तो इसमें अगर जो हमारी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो क्या क्या है 12 है और 2 है, तो यहाँ पे जो हमारा है डिग्री ऑफ फ्रीडम 12 वो उस पे, और जो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है उस पे जब आएंगे तो यहाँ पे F की वैल्यू कितनी है 3.88 है, और इसी को हम लोग यहाँ पे जो है यूज़ करते हैं। तो आइए अब हम लोग F की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेटेड भी आ गई और F की हमारी जो टेबल की वैल्यू है वो भी आ गई। अब हम लोग यहाँ पे डिसीजन को मेक करते हैं। अब अगर हम लोग जो हमारा डिसीजन है उसको प्रिपेयर करें तो इसके अनुसार अगर हम देखें तो जो कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी F है जो कि 4 है, वो जो F की हमारी टेबुलेटेड जो वैल्यू है F 0.05 पे वो 3.88 है। तो जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो टेबुलेटेड वैल्यू से ज़्यादा है, 4 3.88 से ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में अब हमारी जो नल हाइपोथेसिस है वो यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगी। अगर जो F की वैल्यू 3.88 से कम आई होती, जो इसकी टेबल की वैल्यू है उससे अगर कम F की वैल्यू आई होती तो उस कंडीशन में नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती, लेकिन कैलकुलेटेड वैल्यू F की हमारी ज़्यादा है टेबुलेटेड वैल्यू से, जिसके कारण नल हाइपोथेसिस यहाँ पे रिजेक्ट हो गई। और यहाँ पे हमारा जो डिसीजन अब आएगा वो क्या है, हमारा जो यहाँ पे डिसीजन है वो है देयर इज ए सिग्निफिकेंस डिफरेंस इन द मीन ऑफ 3 गिवन सैंपल। हमारे जो तीनों सैंपल दिए गए हैं उनके मीन में सिग्निफिकेंस डिफरेंस यहाँ पे है, और जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट होती है और जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो यहाँ पे एक्सेप्ट की जाती है। तो इस तरीके से हम लोग वन वे एनोवा को यूज करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई थिंक सो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसका इंट्रोडक्शन और जो एनोवा टेबल है वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कितने टाइप्स के होते हैं वो भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और वन वे एनोवा को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है डायरेक्ट मेथड को यूज करके वो भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कहीं कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।